जॉन न्यू की मदद से अरशद को एतमाद में लिया गया। इन दोनों की बातें भी रिकॉर्ड कर ली गईं, जिसमें अरशद ने एक बार साफ साफ कहा, द कहूटा क्लाइंट इज रेडी। इस कस्टम्स एजेंट ने बातों ही बातों में उनसे साफ साफ ये भी पूछा कि क्या ये सामान कहूटा प्लांट के लिए खरीदा जा रहा है, और अरशद ने हाँ में जवाब दिया। Going to the Kahuta plant. Okay. Kahuta, is that the correct pronunciation? Am I saying that right? Yes. Okay, great. अरशद उसके बाद वापस टोरंटो आ गए, मगर बाद में उन्हें कहा गया कि वो खुद पेंसिल्वेनिया आएं और अपने साथ इनामुल हक को भी लेकर आएं, ताकि शिपमेंट करने से पहले आप सारा सामान खुद देख लें। इस पर अरशद ने हामी भर ली। रिचर्ड बार्लो इस बात पर बहुत खुश थे कि अब वो अरशद और इनाम दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लेंगे। बार्लो अभी भी CIA में नए थे और ऐसे स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए उन्हें किसी सीनियर को बताना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने अपने सीनियर मैक गोल्डविक को इस ऑपरेशन के बारे में बताया और कहा कि अभी ये बात ऊपर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी तरफ अरशद और इनाम को फिलाडेल्फिया में ऑर्डर दिखाने के लिए 15 जुलाई 1987 का दिन तय पाया। 14 जुलाई 1987 का दिन था। इनामुल हक यूरोप में थे और अगले दिन अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान से एक फोन आया। फोन में उन्हें बताया गया कि बार्लो के सीनियर मैक गोल्डविक ने पैगाम भिजवाया है कि आप अमेरिका नहीं जाए। कहा जाता है कि मैक गोल्डविक का यह पैगाम पाकिस्तान तक अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर नियर ईस्ट अफेयर्स रॉबर्ट पेक ने पहुंचवाया था। बात दरअसल ये थी कि मैक गोल्डविक को CIA, रीगन इंतजामिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सब पता था, और अगर ब्रिगेडियर इनामुल हक वहां पकड़े जाते तो ना सिर्फ पाकिस्तान का राज फाश होता, बल्कि रीगन इंतजामिया और CIA पर भी एक और मुसीबत नाजिल हो जाती। खैर, ये खबर पता चलते ही इनामुल हक ने फौरन अरशद को भी खबरदार करने के लिए टोरंटो फोन किया, मगर टोरंटो में अरशद के घर फोन का कोई जवाब नहीं दे रहा था। हुआ कुछ ऐसा था कि अरशद उसी दिन अपनी बीवी बच्चों को लेकर गाड़ी पर सैर कराने बॉर्डर क्रॉस करके फिलाडेल्फिया पहुंच गए थे, और इस तरह 15 जुलाई 1987 को अरशद परवेज नामी एक कैनेडियन पाकिस्तानी बिजनेसमैन फिलाडेल्फिया में 25 टन हाई प्रेशर मार्जरीन स्टील खरीदता पकड़ा गया और उसे उसकी बीवी बच्चों के सामने हिरासत में ले लिया गया। अरशद के पास से बहुत सारे कागजात भी बरामद किए गए, जिनसे साफ साबित होता था कि अरशद पाकिस्तानी हुकूमत के लिए काम कर रहे थे। ये कागजात मैं आपको इस कहानी में आगे जाकर दिखाऊंगा। खैर, अरशद के पकड़े जाने का मतलब ये था कि अब कुछ अमरीकियों के पास पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर पार्ट्स खरीदने के सबूत पहुंच गए हैं, और इन सबूतों की बिना पर सोलार्स और प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान की माली इमदाद रोकी जा सकती है। सोलार्स और प्रेसलर अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको इस कहानी की 21वीं किस्त में डिटेल से बताया था, जो नज़ीर अहमद वेद के बाद लागू की गई थी। पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि अरशद के पास से क्या कागजात मिले हैं और इससे पाकिस्तान के लिए कितने बड़े मसले खड़े हो सकते हैं। इसीलिए फौरन इधर पाकिस्तान में हमारी हुकूमत ने इस मसले से खुद को बचाने के लिए ना सिर्फ अरशद के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा अरशद परवेज के लिए पाकिस्तान में अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिए गए। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफारतकारों को भी यही कहा गया कि ना तो हमें ये पता है कि अरशद परवेज कौन है और ना ही ये पता है कि इसका नेटवर्क पाकिस्तान में क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने ये गारंटी भी दी कि अरशद के मामले में पाकिस्तानी एजेंसियां भी इन्वॉल्व नहीं हैं, मगर अंदर ही अंदर पाकिस्तानी हुकूमत ने फिर से इस बार अरशद की रिहाई के लिए CIA पर दबाव डालना शुरू कर दिया। साथ साथ ही इनामुल हक को CIA से बचाने के लिए पाकिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर मूव करवाया जा रहा था। खैर, पहले बात करते हैं कि अरशद के अरेस्ट के बाद कांग्रेस और CIA के दरमियान क्या खेल शुरू हुआ। CIA के उस जमाने के डिस्कशन पेपर्स देखें तो वो खुद किसी तरीके से परवेज को रिहा करवाने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। इसीलिए CIA की कोशिश ये रही कि किसी भी सूरत अरशद के पास से निकलने वाले कागजात कांग्रेस के हाथ ना लगे। खैर, अपने तौर पर CIA ने कांग्रेस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि अरशद के केस के बिना पर पाकिस्तान पर सोलार्स और प्रेसलर अमेंडमेंट का इतलाक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम अफगान जंग अब बिल्कुल जीतने वाले हैं और हमें इसके लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए।
रीगन इंतजामिया ने भी परवेज के बारे में यही कहा कि परवेज का पाकिस्तानी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि रीगन इंतजामिया के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स माइकल आमकोस ने भी सेनेट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी को गारंटी दी कि परवेज का पाकिस्तानी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि सेनेट को मुतमईन करने के लिए माइकल और सोलार्स को फौरन पाकिस्तान भिजवा दिया गया कि वो खुद जाकर ज़ियाद साहब से बात करें और अरशद जैसे प्राइवेट परचेजर्स के नेटवर्क को बंद करवाएं। पाकिस्तानी हुकूमत ने पहले ही अरशद के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ था। इस बार भी जब सोलार्स पाकिस्तान गए तो जनरल ज़िया का यही मौक़िफ़ था कि हमारे बार बार कहने के बावजूद इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं कर रहा, और अगर इंडिया इसके ऊपर साइन कर दे तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह वाले सारे मसले खत्म हो जाएंगे। मगर इस सब का अमेरिकी कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ा। कांग्रेसमैन सोलार्स इस बात पर बज़िद थे कि CIA उन्हें परवेज के पास से मिलने वाले सारे कागजात दिखाएं, और फिर हुक्म दिया गया कि CIA खुद कांग्रेस की इस मामले पर बनी हुई कमेटी को ब्रीफिंग दे। जवाब में CIA ने ब्रीफिंग इस शर्त पर मानी कि ये ब्रीफिंग बंद दरवाजे के अंदर होगी और मीडिया या अखबारात को इसकी कोई तफसील नहीं बताई जाएगी। और इसके बाद रीगन इंतजामिया ने तय किया कि ये ब्रीफिंग खुद CIA के एक्टिव डायरेक्टर जनरल डेविड एंसल देंगे। रिचर्ड बार्लो कहते हैं कि इन जनरल का इंतखाब इस ब्रीफिंग के लिए सही नहीं था, क्योंकि जनरल डेविड एंसल खुद अफगान जंग के इंचार्ज थे और वो खुद पाकिस्तान को अरशद के इस केस से निकालना चाहते थे। CIA की सारी चालाकी देखते हुए रिचर्ड बार्लो ने किसी तरीके से ये बात कांग्रेसमैन सोलार्स तक पहुंचा दी, और फिर कांग्रेसमैन सोलार्स के कहने पर रिचर्ड बार्लो को भी इस कमेटी के सामने पेश किया गया। The arrest caused a massive firestorm in Washington. The Congress was up in arms because they just approved $4.2 billion of aid to Pakistan, and suddenly this happens. And so there were demands for a hearing, and I was sent down by the CIA to testify in a closed session hearing the congressman. रिचर्ड बताते हैं कि जब ये मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि CIA के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ब्रांच के हेड जॉन सेराबियन भी वहां मौजूद हैं। थोड़ी देर में CIA के कहने पर इस खुफिया कमरे को अच्छे तरीके से चेक किया गया कि यहाँ कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस मौजूद नहीं होना चाहिए। CIA की रिपोर्ट्स पढ़ें तो अच्छी तरह अंदाजा होता है कि CIA इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान को बचाने की पूरी तैयारी कर रही थी। CIA से पहला सवाल ये पूछा गया कि क्या परवेज और इनामुल हक पाकिस्तानी हुकूमत के एजेंट्स हैं या नहीं। इस पर जनरल एंसल ने फौरन जवाब दिया कि हम ये बात यकीन से नहीं कह सकते। ये सुनकर बार्लो हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका CIA एक्टिंग चीफ साफ साफ झूठ बोल रहा था। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस केस के लिए रिचर्ड बार्लो ने एक बहुत लंबी रिपोर्ट लिखी थी। रिचर्ड बार्लो की इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि परवेज की तहवील से जो कागजात मिले हैं उनसे पता चलता है कि उनके साथी इनामुल हक दरअसल ब्रिगेडियर इनामुल हक हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल हैं। साथ ही रिचर्ड बार्लो ने यह भी लिखा था कि इनामुल हक पहले से ही CIA की वॉच लिस्ट में थे। CIA के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्रिगेडियर इनामुल हक 1980 की दिहाई में पाकिस्तानी हुकूमत के लिए सामान खरीदने में मरकजी किरदार अदा करते रहे थे। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि इनामुल हक को पाकिस्तान के यूरोपियन सप्लायर्स भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। पीटर ग्रिफिन और हैंक स्लोबस भी इनामुल हक से बहुत दफा दुबई, यूरोप और इस्लामाबाद में मिल चुके थे। रिपोर्ट में अरशद और इनाम के दरमियान लिखे गए खतूत भी शामिल थे। साथ साथ ही अरशद परवेज की पर्सनल डायरी के सफ़हात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बना दिए गए थे। इस रिपोर्ट से ये भी साबित होता था कि परवेज पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ही काम कर रहा है। रिचर्ड बार्लो की रिपोर्ट में जो डिटेल्स थी उनको देखते हुए उसे पूरा यकीन था कि इस कमेटी के सामने आज पाकिस्तान का राज फाश हो जाएगा। मगर इसके बरक्स जनरल एंसल ने तो साफ ये कह दिया था कि इस केस में पाकिस्तानी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट का कोई सुराग नहीं मिला।
जनरल एंसल की ये बात सुनकर कांग्रेसमैन सोलार्स ने बार्लो की तरफ मुंह किया और सवाल किया कि आपको क्या लगता है, जिस पर बार्लो ने कहा कि बिल्कुल साफ जाहिर है कि परवेज पाकिस्तानी हुकूमत का एजेंट है और ये चीजें पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए खरीदी जा रही हैं। ये सुनना था कि सारे कांग्रेसमैन चीखना शुरू हो गए। इस पर जनरल एंसल अपनी कुर्सी से उठे और चिल्लाए कि रिचर्ड बार्लो बकवास कर रहा है। खैर सोलार्स ने इसके बाद सवाल किया कि क्या इस केस के अलावा आज तक कोई और ऐसा वाकया हुआ है, जिस पर जनरल एंसल ने कहा कि नहीं। इस पर दोबारा सोलार्स ने बार्लो की तरफ देखा और इस बात का जवाब देने का बोला और इस पर भी बार्लो ने यही कहा कि ऐसे और भी बहुत केसेस हैं जिनमें पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से न्यूक्लियर प्रोग्राम के हिस्से लेता हुआ पकड़ा गया है। इस दफा दोबारा जनरल एंसल फौरन खड़े हुए कि जी ऐसे केसेस हैं मगर आज तक उन्हें कोई भी साबित नहीं कर सका। इसके फौरन बाद बार्लो बताते हैं कि उनके साथ बैठे हुए CIA के नुमाइंदे ने बार्लो के कान में सरगोशी की कि चुप करके जनरल एंसन को ही सिर्फ बोलने दो। ये देखना था कि बार्लो डर गए और इसके बाद कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन की रोदात बताते हुए बार्लो कहते हैं कि मैं बहुत जूनियर था और ना तजर्बाकार था और इसलिए मुझसे कुछ और नहीं बोला गया। इसके बाद जनरल एंसल ने इस कमेटी को ये भी कहा कि ये स्टील तो लाहौर भेजा जा रहा था जहां पर पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर फैक्ट्री नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक ना परवेज और ना ही इनाम किसी तरह से पाकिस्तानी फौज या हुकूमत से मुंसलिक है और इस तरह जनरल एंसल के इन बयानात के बाद ये मीटिंग खत्म हो गई। रीगन इंतजामिया के एक रुकन जो इस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने बाहर आके जनरल एंसल को बोला कि रिचर्ड सन ऑफ द बिच मेस्ड इट ऑल अप। खैर इससे पहले कि इस मीटिंग के एंड में रिचर्ड बार्लो किसी कांग्रेसमैन के साथ बात कर सके उसे फौरन गाड़ी में बिठाया गया और CIA के हेडक्वार्टर भेज दिया गया। रिचर्ड बार्लो के साथ इसके बाद क्या हुआ वो आगे देखेंगे मगर इस सब के दरमियान काफी महीने बीत गए और फिर दिसंबर 1987 में सदर रीगन ने इस सारे वाक़े के बाद भी कांग्रेस में अपनी गारंटी दे दी कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। ये सब कुछ तो हो रहा था कांग्रेस, CIA और अमेरिकी हुकूमत के दरमियान। मगर अब यहाँ बात करते हैं अरशद परवेज के कोर्ट केस की। अरशद परवेज की केस की कार्रवाई उनके गिरफ्तार होने के फौरन बाद ही 29 जुलाई 1987 में शुरू हुई जिसमें परवेज और इनाम दोनों का नाम शामिल था। इन दोनों पर ये ममनू मार्जरीन स्टील एक्सपोर्ट करने की कोशिश करने और एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट के अफसर को $5000 रिश्वत देने का इल्जाम था। मगर इन दोनों इल्जामों के अलावा इस केस में अगर जुर्म साबित होता तो ज्यूरी ने यह डिसाइड करना था कि सोलार्स अमेंडमेंट पाकिस्तान पर लागू होंगी या नहीं। हुकूमती नुमाइंदे ने अपने केस में अरशद को 55 साल की कैद और 7,50,000 के फाइन की दरखास्त की थी। मजे की बात यह है कि इस केस की आखिरी हेयरिंग सदर रीगन की पाकिस्तान के ली गई कांग्रेस में गारंटी के अगले दिन यानी 17 दिसंबर 1987 में हुई जिसमें ज्यूरी ने यह फैसला सुनाया कि उनके मुताबिक अरशद परवेज पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ही काम कर रहे थे और इसलिए पाकिस्तान पर सोलार्स अमेंडमेंट लागू कर दी जाए। ये फैसला कांग्रेसमैन सोलार्स और प्रेसलर के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इस तरह सोलार्स अमेंडमेंट के जरिए पाकिस्तान का अमदादी पैकेज खत्म करने का बिल अब सदर रीगन के पास भेजा गया। यहाँ आप याद करें कि इस कहानी की 21वीं किस्त में मैंने आपको इस बिल के अंदर मौजूद एक अहम शिक के बारे में बताया था और वो शिक यहाँ इस्तेमाल की गई। वो शिक ये थी कि सदर रीगन के पास ये इख्तियार था कि वो इस बिल पर साइन करें या ना करें और आखिरकार सदर रीगन ने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर यह बिल रद्द कर दिया और इस पर साइन करने से मना कर दिया। It became a tool to serve the executive rather than to serve the actual goal of the amendment. In other words, what happened, it gave the executive the out, that they could certify. So it was not that the amendment immediately had a direct impact on Pakistan. It's when the executive wanted to turn the screws on Pakistan, they could point to the amendment and say, look, if you carry on like this, we cannot certify, and then you won't get any aid. The Pakistanis would then scramble to give the executive, the administration, just enough so they could certify, and every year indeed they did certify, with the result that the aid continued to flow. So to that degree, I would have to say the amendment was not successful. It was successful in putting Pakistan on notice that now there was a new legislative instrument available should an administration want to be tough on them. But no US administration, particularly during the years when the Soviets were still in occupation in Afghanistan,
was going to be turning the screws on Pakistan beyond a point. So it had a very limited utility, and all evidence suggests it did not slow down the Pakistanis in their development of the nuclear weapons that they eventually revealed to the world only in 98, but clearly had prepared and had ready sometime. यानी सब जानने के बावजूद सदर रीगन अफगान जंग जीतने के लिए अपनी कांग्रेस को झूठी गारंटी देते रहे। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं कहा गया कि तुम सर्टिफाई करो, अमेरिका का सदर किया करता था, जानते हुए कि हम वी हैव क्रॉस द रेड लाइन इन 1986, 87, 88, 3 सालों तक वो झूठ बोलता रहा, इसलिए कि अफगानिस्तान में उसके अपने मकासद थे। कांग्रेसमैन सोलार्स और प्रेसलर तो सियासतदान थे और उन्हें इस सब का बड़े अच्छे से अंदाजा था, मगर रिचर्ड बार्लो एक नया अफसर था और उन्होंने इस सब के पीछे बहुत मेहनत की थी। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके और डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाकर उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दी। My agency career was basically ruined. I became a traitor in the view of some people who were running the Afghan war. It's been the most damaging experience I've ever had in my life. It's affected my personal life, my career, it's had a profound effect. रिचर्ड बार्लो के इस डिप्रेशन की वजह से बाद में उनकी बीवी सिंडी भी उनकी शराब नोशी की आदत से तंग आकर तलाक लेने के लिए कोर्ट में चली गई। अरशद परवेज के कोर्ट केस की एंडिंग बताऊं तो इस केस का भी वही हाल हुआ जो नज़ीर अहमद वैद के केस का हुआ था। CIA की कोशिशों की वजह से अरशद परवेज को शुरू में तो 5 साल जेल और $250 का फाइन सुनाया गया, मगर बाद में अरशद को CIA की मदद से सिर्फ 2.5 साल की सजा के बाद 4 अप्रैल 1990 में रिहा कर दिया गया। खैर, अरशद परवेज की सारी कहानी सुनकर आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि कैसे कांग्रेस पाकिस्तान का अमदादी पैकेज खत्म करने के लिए मेहनत कर रही थी। मगर अगली किस्त के शुरू में मैं आपको इस सब के पीछे छुपी हुई एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप एक बार फिर चकरा जाएंगे। अगर मेरी तरह आपको भी लगता है कि पूरी दुनिया के खिलाफ हम पाकिस्तानियों की इस जंग और फतह की कहानी पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, तो फिर कहां और किससे ये वीडियो शेयर की जाए ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं।